हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है केमिस्ट्री और टॉपिक्स है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जिसको मोल कॉन्सेप्ट स्टेशियोमेट्री भी आप बोल सकते हैं। और ये जेई मेन 2020 4 सितंबर शिफ्ट 1 है। और जान ही रहे हैं कि जेई मेन का एग्ज़ाम 1 जनवरी में होने वाला है और एक होगा अप्रैल में, जैसा भी नोटिस आया हुआ है। और वो भी 24 जनवरी के आसपास है, वहाँ से स्टार्ट होगी। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, लगभग 40 दिन है और इसमें भी कोशिश कीजिए कि क्वालिफाई कीजिए। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और खूब मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और हर तरह का क्वेश्चंस को बनाइए। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कॉन्सेप्ट को एक बार जो है पूरा एक्सप्लेन कर लीजिए। और देखेंगे बीच में हम कुछ वीडियो, कुछ कॉन्सेप्ट का भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि वो शॉर्ट टर्म टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाए जिससे आप क्वेश्चन बना सकते। और एप्लीकेशंस पार्ट हम यहाँ सीरीज़ के रूप में चल रहा है मेरा, एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और एक कॉन्सेप्ट भी मतलब ब्रीफ में इम्पॉर्टेंट वाला कुछ कुछ देंगे बीच में, और उसको भी आप लोग देखिए। और ऑलरेडी हम पहले से भी वीडियो जेई एडवांस का, जेई मेन का, कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट में सब डाले हुए हैं। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए एक बार रीडिंग मार दीजिए और समझ करके, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, वो जेई मेन आईआईटी सभी के लिए काम करेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को बनाना है और ट्राई कीजिए। हम इसको कहेंगे कि आप वीडियो को रोक करके पहले आप अपने बनाइए। भले ही बनाने में आपको 10 मिनट की जगह 10 घंटा लगे, लेकिन एक क्वेश्चन अपने खुद बनाइए और अपना कॉन्फिडेंस रखिए और बनाइए। एक क्वेश्चन का बनाने के बहुत तरीके होते हैं, अपना सोचिए और बन जाएगा। ओके, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ स्टार्ट होगा कि मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम produced when 2.8 kg of dinitrogen quantitatively reacts with 1 kg of dihydrogen। तो देखने से ही लग रहा है कि जो डाइनाइट्रोजन है वो N2 हो गया और दूसरा आ गया डाइहाइड्रोजन, ये H2 हो गया। और इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा वो देखना है। तो आप तो जानते हैं कि जो भी है डाइहाइड्रोजन वो है इस टाइप से, और डाइनाइट्रोजन है ये इस तरह से। पता लगाइए इसका डेप्थ में ये सब क्या है। और यही वाला जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा आफ्टर रिएक्शंस। तो अगर पढ़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि ये बनेगा NH3, और नहीं भी पढ़े हैं तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है अमोनिया वही कंफर्म कर दिया कि NH3 बनेगा। और ये हैवर प्रोसेस में भी आप पढ़े होंगे कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्ट करने पर विशेष कंडीशन में ये अमोनिया फॉर्म करता है। और लिसेटेलियो प्रिंसिपल में भी इसका कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि मतलब क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर, क्या कंडीशन, क्या कैटलिस्ट यूज किया जाए कि ये मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। तो वो सब भी थोड़ा पढ़िए। और इसका अब ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ भी 0, लेकिन जब यहाँ आएंगे तो क्या देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि NH3 है। तो N का H के साथ, तो मान लीजिए कि एक H हम यहाँ दिखा दें, दूसरा H यहाँ दिखा दें, तीसरा H यहाँ दिखा दें। 3 डायमेंशन है ये। तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया और एक इस टाइप का है। तो ये जो फॉर्म कर रहा है यहाँ ऐसा हो रहा है। तो देखना पड़ेगा कि
इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1। तो नेचुरली दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, वो इलेक्ट्रॉन जो पुल करेगा वो n की तरफ पुल करेगा। तो नेचुरली यहाँ पर एक डायपोल जैसा फॉर्म कर जाएगा, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, और डेल्टा को मैक्सिमम 1 समझिए आयनिक जैसा। तो यहाँ +1 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। और वही लॉजिक से जब इसके बारे में भी सोचेंगे तो फिर ये पुल करके अंदर की ओर चल जाएगा इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये वाला हो जाएगा +1 और ये वाला फिर एक और -1 आएगा इसके चलते। फिर यहाँ पर भी 2.1 ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन का 2.1 और कार्बन का होता है 2.5, फ्लोरीन का 4 पॉलिंग स्केल में। वो कैसे निकलता है उसका भी पता लगाइए। और फिर इसके चलते भी इधर इलेक्ट्रॉन का जो पुल होगा या सॉरी पुश होगा इधर की ओर, या बोल सकते हैं इसके तरफ से पुल कर लिया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक चार्ज और यहाँ फॉर्म कर जाएगा। तो अल्टीमेट -1 3 बार आया। इसीलिए ये नाइट्राइड, जिसका साइज भी छोटा है नाइट्रोजन का, और ये हमेशा चाहेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है दोनों के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको अपने तरफ ज़्यादा खींचे। ऐसा नहीं कि ये मतलब इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो दोनों में 0 चार्ज होगा, वैसा नहीं होगा जैसे ये सब में हो रहा है। क्योंकि दोनों में क्या है, N2 दोनों का सेम है, इसलिए 0 यहाँ भी सेम है 0। और क्यों 0 होता है? तो जैसे ये H2 है या N2 है, तो आप तो सीधा सोच सकते हैं कि एक का ऑक्सीडेशन नंबर X, तो X × 2x हुआ। और ओवरऑल कोई भी एलिमेंटल कंपाउंड हो या कोई भी एसिड बेसिस सॉल्ट वाटर है तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और कोई अगर फास्फेट है या अगर मान लिया कोई अमोनियम है NH4+, तो जितना उसका चार्ज रहता है एसिड रेडिकल बेसिस रेडिकल में, वही इसका इक्वेशन में आएगा वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो X 0 आएगा। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी 0, इसका भी 0, ओवरऑल भी 0। यहाँ भी वही है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। माने ये कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद भी नॉन पोलर होगा, पोलर हो ही नहीं सकता है। लेकिन वही HCl का अगर देखेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.53 है, और इसका जो है समझ लीजिए कि ज़्यादा है। कितना है? तो 2.1 है, सॉरी इसका ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर पुल होगा, तो जब इधर पुल होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ओवरऑल। तो इसलिए ये डायपोल फॉर्म करेंगे। और इसमें एक मतलब बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन आयनिक करेक्टर आएगा 17%। पता लगाइए कैसे आया 17% आयनिक करेक्टर। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो करके ये शो कर रहा है आयनिक करेक्टर। और कभी कभी कोई बॉन्ड रहता है आयनिक, उसमें रहता है कोवेलेंट नेचर भी, जो फेजास रूल से पता चलता है, बृहस्पति जब पढ़िएगा तो यहाँ सीधा समझिए कि ये कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया कि ये नाइट्राइड है और ये -3 है। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, जबकि हाइड्रोजन का क्या होगा, NH3 है। तो स्वाभाविक है कि ओवरऑल 0 है, तो नाइट्रोजन का अगर -3 लिख दिए और हाइड्रोजन का नहीं पता है तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन तो नमूना चीज है, सैंपल है, अजीब नमूना है। कैसे? हाइड्रोजन में भी 0, हाइड्रोजन में भी पॉजिटिव H+, और हाइड्रोजन में भी नेगेटिव H-। तो ये क्या शो कर रहा है? हाइड्राइड, मतलब ये कहां पर आएगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और टॉप में यहां पर सोच सकते हैं हाइड्राइड का प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये -1 जैसा बिहेव करेगा। स्यूडो हाइलाइड में भी एक नाम ऐसे आता है साइनाइड, ये भी -1 बिहेव करता है। अब साइनाइड का आप लोग स्ट्रक्चर पता लगाइए।
उसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगाइए, उसका पूरा डेप्थ में घुसिए और साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड का भी पता लगाइए, केमिकल बॉन्डिंग से मिलेगा, उसके बारे में पता लगाना। आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ना मॉलिक्यूल का, तो उसी तरह जो भी रेडिकल्स है उसका भी पता लगाइए, हाइब्रिडाइजेशन भी पता लगाइए, थोड़ा डेप्थ में पढ़िए। तो अब आ जाएगा यहाँ पर कि जिस समय H प्लस रहेगा तो ये शो करेगा वो वाला ग्रुप जिसमें नाम आता है 1A ग्रुप का एलिमेंट कि मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो समझ लीजिए कि उसका हाइड्रोजन का आ गया 1, लिथियम का 3, तो मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं लिथियम, यहाँ मान लीजिए लिख दिए बेरिलियम, और हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये सब में ये यहाँ पर काम कर रहा है, मेटल जैसा जब बिहेव कर रहा है। इस फाइलम में है 1A ग्रुप के एलिमेंट में S ब्लॉक में अल्कली मेटल जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है, ऑक्सीडेशन माने रिड्यूसिंग एजेंट, तब उस समय +1 जैसा बिहेव करता है। जब यहाँ रहता है तो ये मतलब बिहेव करता है H माइनस में और यहाँ H प्लस में। और जब डाई हाइड्रोजन रहता है तो पता है कि हाइड्रोजन के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसका लेंथ होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम। और जब इसका डायग्राम खींचेंगे तो इस तरह से डायग्राम होता है, यहाँ पर दिखा देंगे R, यहाँ दिखा देंगे U, और यहाँ पर एक डायग्राम इस टाइप से कुछ दिखाई देगा, इस टाइप से, और इसको बढ़ा दीजिए। पता लगाइए U और R के बीच में फंक्शन ऑफ R क्या है, फार्मूला क्या है, और इसी से पता लगाइए कि फोर्स क्या है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है F बराबर -du dr या dx, और यही हाई लेवल में है ग्रेड फाई विथ माइनस साइन इज इक्वल टू इसको बोल्ड में लिख दिए इक्वल टू E। अब इसको डिकोड कीजिए, ये क्या है, तो इसी का लो लेवल में ये फार्मूला है। ये 1D के लिए है और ये है 1D में, 2D में और 3D में, सभी में काम करेगा। इसको भी डिकोड कीजिए, मतलब समझिए कि वो क्या है। और इसका ग्राफ खींचिए, U और R है ना, तो एक ग्राफ खींचिएगा जिसमें रहेगा इधर में F और R, इसका ग्राफ चाहिए हमको। फिर एक ग्राफ चाहिए, R को हटा दीजिए, F और U, मतलब समझ लीजिए कि ऐसा, इधर में F है और इधर में U है, या इधर F कर देते हैं, इधर U कर देते हैं, कुछ भी करिए, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसका भी हमको ग्राफ चाहिए, तो सब पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे फिजिक्स को केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री को मैथ से लिंक करके पढ़ा जाता है। तो इस तरह से ये इतना हुआ, और NH3 का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा N का -3, ये तो -3। H का नहीं पता है क्योंकि -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो जब ये वाला रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों रहेगा। लेकिन जैसे अगर माने इसके इधर आ गया, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इधर आएगा तो इसका माने इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस समय रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हो रहा है इसका तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऐसे समझिए शॉर्ट में। तो इस तरह से आएगा, इससे नीचे जाएगा नहीं, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पहुँच सकता है, चाहे यहाँ पहुँच सकता है। एक इलेक्ट्रॉन से मैंने रिएक्शन में देख लीजिएगा ये कैसे बदलता है, ये कैसे बदलता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। उस इक्वेशन को भी लिखिए, और यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ कैसे आएगा वो समझिए। और फिर H2O2 का भी उसी तरह सोचिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिडिक में, बेसिक में कैसे वर्क करता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, और क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम 20 वॉल्यूम H2O2 ले लें तो उसका कंसंट्रेशन मोलरिटी में, नॉर्मलिटी में,
मिली इक्वालेंट में परसेंटेज कंसंट्रेशन में क्या होगा सारा निकालिए। और अब इसमें समझिए कि सॉल्व करेंगे, x नहीं मालूम तो 3 लिख दीजिए और x का 1 तो 3 इंटू एक्स सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x बराबर 3 तो x बराबर +1, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया और नाइट्रोजन का -3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन 0 से कन्वर्ट हो गया -3, तो इसका रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन क्या चीज में हुआ, अमोनिया में। और हाइड्रोजन को देखिए तो इसका 0 था और 0 से बढ़ के 1 हो गया, तो यहां पर बोल सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है और इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, लिख सकते हैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो जब रिडक्शन हुआ तो याद कर लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए ये हेल्प कर रहा है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऐसे भी सोच सकते हैं, वही सही डेफिनेशन है। और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये मैंने थोड़ा सा मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसमें बोलते हैं नंबर 1 कि कोई भी इक्वेशन दिया रहता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल या इंस्पेक्शन मेथड। दूसरा रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल मेथड, बड़ा बड़ा रिएक्शंस है जिसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 14, 15, 18, 12, 6, 7 बड़ा बड़ा है और इधर रिएक्टेंट 3 है, इधर भी 3, 4 है, तो इजीली बनाना मुश्किल है, रटना बेकार है, तो उसके लिए क्या है पार्शियल से ब्रेक किया जाता है। और तीसरा होता है POC मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जिसके अंदर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैठा दीजिए ABCD, लेफ्ट में भी राइट में भी, और सारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हर एटम का POC लगा करके इक्वेशन लिख दीजिए। अगर मान लीजिए ABCD कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है और उसको सॉल्व करने से ABCD में 4 इक्वेशन होगा तब न बनेगा, लेकिन वो तो ABCD क्या है, रिलेटिव आंसर्स है। तो आप ABCD में किसी एक को मान लीजिए ना अपने मन से 1 या 2 या 3, तो आपको 5 इक्वेशन 4 इक्वेशन मिल गया, पहले से 3 इक्वेशन मिला है ABCD की वजह से, और अपने मन से ABCD का एज्यूम कर लीजिए होल नंबर या फ्रैक्शन, सॉल्व कर दीजिए, आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये भी एक मेथड हो गया POC मेथड। फिर इसके बाद एक होता है आयन-लोटन मेथड, यही सबसे ज़्यादा पावरफुल है और यही ज़्यादा केमिकल का इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में मददगार होता है। फिर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो 5 मेथड हो गया। और लास्ट में एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस मेथड। क्या एक्सपीरियंस मेथड, रट्टा मार मेथड, कि कोई जरूरत नहीं है इतना माथा पच्ची लगाना कि हीट ट्रायल मेथड से कैसे बनेगा। नंबर 2 कैसे बनेगा पार्शियल से। नंबर 3 कैसे बनेगा POC से, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, मैंने ABCD मल्टीप्लाई करके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और हर एटम का दोनों साइड का बराबर करके इक्वेशन निकालेंगे। अगर ABCD है तो 3 इक्वेशन आएगा, लेकिन आप सोचेंगे 4 वेरिएबल कैसे निकलेगा, तो रिलेटिव है, तो इसलिए सीधा आप ABCD को कुछ भी 1 या 2 मान लीजिए। अब आपका 4 इक्वेशन आ गया, इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए और निकल जाएगा, चाहे वो आयनिक रिएक्शन हो, चाहे वो मोलिकुलर रिएक्शन हो, कुछ भी रिएक्शन हो, यू कैन सॉल्व। अब फिर उसके बाद आएगा चौथा नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं आयन-लोटन मेथड। अब फिर 5वां जो आता है उसका नाम है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और छठा एक और है रट्टा मार मेथड, कि कुछ नहीं समझना है, दिमाग काम कर नहीं रहा है, आप सबको रट रहे हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा, वो सबसे बकवास और 3rd ग्रेड की पढ़ाई है। लेकिन लोग पढ़ते हैं, क्या करेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, सॉरी। तो इस तरह से आप इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का पावरफुल जितने भी रिएक्शंस होंगे, आप किसी भी रिएक्शन को उठा दीजिए, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलिए, डिकम्पोजिशन बोलिए, एडिशन बोलिए, है ना, कुछ भी बोलिए, फाइनली वो है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन का अगर गहरा
प्रभाव है, हाई लेवल तक जानते हो तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। अरे 9-10 में कैसा रहता है क्वेश्चन, लिख देता है आयरन है, लोहा है और साथ में H2O रिएक्ट कर रहा है, बोला बताओ क्या बनेगा। तो बताओ क्या बने तो 10 छोड़िए 11-12 कोई नहीं बना सकता। लेकिन जब उसमें अगर आपकी गहराई है, डेप्थ है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि लोहे का जो H2O से रिएक्शन होगा क्या बनेगा। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि क्या आंसर होगा। हम तो बहुत लो लेवल का एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट हैपेंड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ऑक्साइड, माने H2O से रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनेगा आप बताइए। किसी दिन इस पर भी हम अच्छा खासा बहस करेंगे और समझाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हुआ, ये सभी भी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हुआ। और चूंकि अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो अब मैं थोड़ा इसको छोटा करके ओरिजिनल ऑफ आंसर में आ रहा हूँ। लेकिन ये भी बहुत काम लायक चीज़ मैंने बताया है, अगर सोचोगे तो लगेगा कि वाकई में बताया है काम लायक। और यहाँ कन्फ्यूजन मेरे को खुद हो रहा था कि अरे पहले जब भी होता है तो हम लोग तो प्लस मानते हैं और यहाँ पर तो अजीब हो गया, माइनस पहले ही आ गया, इधर बाद में प्लस आया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे आप चल जाइए कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, या आप और भी जाइएगा जिसमें कि रहता है ऑक्जेलिक एसिड या और भी जो भी है, उसमें हमेशा क्या लिखोगे तो रहता है कि मतलब लिख देते तो समझ में आएगा। जैसे CH3 लिख दिए और COOH लिख दिए। अब खोजना पड़ता है कि कौन H हटेगा, तो अरे हटेगा तो यही वाला। क्यों हटेगा, ये COH जो है कार्बोनिल ग्रुप का है और कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है ऐसा और ये ऐसा, और यही वाला में अगर एक H आ गया तब इसका नाम होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और विशेष केस में ये अल्काइल की जगह आ सकता था H, तब फॉर्मल्डिहाइड। और दूसरा आएगा एल्डिहाइड की जगह कीटोन, जिस समय दोनों में कोई आएगा R डैश। दोनों अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, या एक अल्काइल एक एराइल। और एक और होता है जिसको बोल सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर यहाँ के अंदर में यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप आ गया OH, तो COOH, और ये ऐसे करेंगे तो फाइनली क्या हो गया COOH माइनस ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। बॉन्ड कभी यहाँ से टूटता है, कभी यहाँ से टूटता है, कभी यहाँ से टूटता है। तो गहराई में पड़ेगा तो अपने खुद समझिएगा। तो यहाँ से जब ये ब्रेक करेगा ना तो ये वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया कि देखो कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपाउंड लिखोगे तो पहले प्लस बाद में माइनस, यहाँ भी फेल है यहाँ भी फेल है, लेकिन बहुत जगह ओके भी है। कैसे, जैसे लिखिए आप सोडियम या मैग्नीशियम और लिखिए बाइकार्बोनेट, तो उसमें कैसा होता है देखिए, पहले प्लस तो बाद में माइनस। लेकिन कभी कभी फेल हो जाता है, इसलिए ये भी वैसे ही नमूना टाइप का हुआ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। और अब आगे बढ़िए इस ओरिजिनल क्वेश्चन में आइए। तो अब क्या है कि इस NH3 को लिखेंगे, फिर से रिपीट करते हैं और कंफर्म है कि ये बनेगा अमोनिया, तो लिख देते हैं NH3 और एरो मार्क्स दे देते हैं। अभी अनबैलेंस्ड है ये, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन। और अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, N2 H2 ट्वाइस NH3। अब इसको बनाने का मेथड, फर्स्ट मेथड होता है ग्रेविमेट्री, माने वेट मेथड से बनाया जाता है। दूसरा बनाया जाता है मोल या मिली मोल मेथड से, और तीसरा होता है मिली इक्विवेलेंट मेथड, और एक होता है फैक्टर लेवल मेथड। और कहीं कहीं पर माने बनाया जाता है, इसको बोल सकते हैं कि मतलब यूडियोमेट्री से भी बनता है, वॉल्यूमेट्रिक टाइप का, मतलब वॉल्यूम से
इसको भी लेंगे वॉल्यूम, इसको भी लेंगे वॉल्यूम, इसको भी वॉल्यूम लेंगे, तो उससे भी बना सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, आपकी मर्जी किससे बनाना है। तो मैं यहाँ बनाऊंगा मिली मोल या मोल मेथड से। तो देखिए कैसे बनता है, बैलेंस करेंगे पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक ही है। हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 कर देंगे, बैलेंस्ड हो गया। और ये शो करता है कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो 2 बनेगा। लेकिन इस रिएक्टेंट में खोजना पड़ेगा, यहाँ पर जो सबसे मेजर काम है वह है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं खोजिएगा और उल्टा सीधा बनाइएगा, सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और देख ही रहे, ये रिएक्शंस बनाने के पहले हम लोग को एलिमेंट का 1 से 103 एलिमेंट का सिंबल चाहिए, फिर सब का वैलेंसी चाहिए, ताकि एलिमेंटल कंपाउंड का नाम या कोई मतलब कंपाउंड है एसिड बेसिस सॉल्ट वाटर, उसको भी लिख दे। वाटर का नाम क्यों दिए कि वाटर ऐसा है कि वो कंफ्यूज है कि एसिड है कि बेस है। अगर उसको पोलियो ड्रॉप जैसा थोड़ा सा एसिड का ड्रॉप डाल दीजिएगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, और अगर उसमें बेसिक अल्कली OH मिला दीजिएगा, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, तब वो माने पोलियो ड्रॉप कन्वर्ट हो जाएगा। सोचिए एक तरह से सीधा समझिए कि वो आ जाएगा मतलब बेसिक नेचर में। और अगर कुछ नहीं डालिएगा तो उसमें न्यूट्रल है, माने एसिड बेसिक दोनों बिहेव करता है। और उसका pH वैल्यू 7 होता है न्यूट्रल का, वाटर का, ठीक है। लेकिन जैसे ही बेसिक होता है 7 से ज़्यादा हो जाता है। बेसिक माने बेसिक 7 से ज़्यादा, एसिडिक है तो 7 से कम होता है। तो पता लगाइए कि pH का आंसर का क्या फार्मूला है। तो pH होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H कंसंट्रेशन, और इसी से आप H कंसंट्रेशन देगा तो ये निकलेगा, ये देगा तो ये निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा, ये वाला रिएक्शन को लिखिए, जैसे लिख के दिखाते, देखिए CH3COOH, और ये कन्वर्ट्स होगा CH3COO माइनस H प्लस। सोचिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन T पर क्या है, 1 है तो 0 0 रहेगा। थोड़ा देर बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो अल्फा बनेगा, अल्फा खर्चा हो जाएगा तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर ये कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं है तो इनटू में C आएगा, यहाँ भी C आ जाएगा, यहाँ भी C आ जाएगा, यहाँ भी C आ जाएगा। और जब निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या होता है, राइट साइड बाय लेफ्ट साइड, तो राइट साइड का आ जाएगा CH3COO माइनस फिर H प्लस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय राइट साइड का जो अनडिसोसिएटेड है ये वाला। अब देखने से लग रहा है कि ये मोलिकुलर के फॉर्म में है। कब T इक्वल टू T पर बोलिए या T इक्वल टू माने इन्फिनिटी पर बोलिए। अगर स्लो रिएक्शंस है, मोलिकुलर रिएक्शन जो स्लो रिएक्शंस होता है केमिकल कंडीशन में पढ़ते हैं, तो उस समय T इक्वल टू T समझिए। और अगर फास्ट रिएक्शन है तो माने बीच वाला, माने बीच माने T इक्वल टू T बोलिए चाहे T इक्वल टू फाइनल बोलिए, बात बराबर होता है। तो खैर जो भी हो, तो आफ्टर रिएक्शन समझिए वाला, इसको लिख देते हैं आफ्टर रिएक्शन। तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, ये वाला इतना इतना में कन्वर्ट हो गया। और अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, C अल्फा, यहाँ भी C अल्फा, यहाँ 1 इतना, और यही आ जाएगा Ka। अगर अल्फा का आंसर्स मतलब कितना है तो 0 से बड़ा लेकिन 5% से कम माने 0.05 अगर है तो 5% से कम हुआ तो उस समय इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो उस समय ये आंसर्स कन्वर्ट हो जाएगा, C कट जाएगा तो आ गया C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और ये वाला आंसर्स आ जाएगा 5% वाला केस में 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये C अल्फा स्क्वायर बाई 1 बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। और यहीं से गिव मी ब्लड आई गिव फ्रीडम टाइप का कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तुम मेरे को या तो Ka, C और अल्फा ये 3 में से कोई 2 दोगे तो तीसरा निकलेगा। इसको बोलते हैं 2/3 रूल।
और यही वाला कंसेप्ट तभी यूज होता है जब ए वाला फंडा हो कि अल्फा 0 से 0.05 के बीच में हो। आप परसेंटेज में बोलेंगे तो 5% से कम हो। हाँ, अगर 5% से ज़्यादा है, 8%, 10%, 12%, तो उस समय बनेगा ये वाला कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगा। और जब अगर मान लीजिए अप्रॉक्सीमेशन होगा तब ये वाला फार्मूला से बनेगा। और ये फार्मूला का फाइनली क्या है कि ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, और यहीं से जब अल्फा निकालेंगे तो निकल जाएगा अल्फा बराबर के ए बाई सी और स्क्वायर रूट। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा मैंने बताया ये आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर में आता है एसिड का, इसी तरह के भी आएगा बेस का। बनाते रहिए, मोनोप्रोटिक का है, इसी तरह डाइप्रोटिक का बनाइए, पॉलीप्रोटिक का बनाइए। मतलब सब चीज आपका दिमाग में तैरना चाहिए धारा प्रवाह में, तभी जेईई मेन का रिजल्ट में आएगा 95 परसेंटाइल से ज़्यादा। और जब तक 95 परसेंटाइल से ऊपर नहीं आया तो जेईई मेन में मिलेगा नहीं अच्छा कॉलेज। ओके, तो अब देखिए लिमिटिंग रीजन कैसे खोजेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि नाइट्रोजन डाई जो है 2.8 kg, तो लिखेंगे यहाँ 2.8 kg। देखिए इतना kg हो गया। और अब इस kg मास को कन्वर्ट करेंगे मोल में कैसे, तो इसको वेट को डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर वेट से। और यहाँ हाइड्रोजन का जो दिया हुआ है वो कितना है, तो द मास इन द ग्राम रिएक्ट 1 kg, तो ये 1 kg है, तो 1 kg मैंने हो गया 10 का पावर 3 गुने 1, यही हो गया ग्राम में। और इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, डाइहाइड्रोजन तो 2 से, तो ये 2 कट गया, ये 1000 आ गया है। 1000 तो नहीं आएगा, सॉरी, इसमें से घटेगा तो 100 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, कट गया तो 100 हो गया। और ए वाला आ गया 1000/2, 500 आ गया। तो जब ये 100 है और ये 500 है, तो अब इसी से सोच लीजिए कि मतलब कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। तो कंफर्म है कि यहाँ पर इस 100 से आप सोचिए कि 1 मोल से 3 मोल, इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 मोल है तो 3 मोल रिएक्ट करेगा, 2 मोल बनेगा। और यहाँ पर बढ़ाते जाइए, अगर ये 1 मोल की जगह 100 टाइम्स कर देंगे, अगर ये 100 मोल हो गया तो ये 300 मोल होगा। इसका मतलब अनरिएक्टेड बच जाएगा 200 मोल, और बनेगा कितना, यही लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको लिख दीजिए लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। अब इसी के रिस्पेक्ट में आंसर निकालेंगे, 1 मोल से 2 मोल, तो यहाँ 100 है और पूछ रहा था कि मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम कितना बनेगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये 1 मोल है, ये 500 मोल है, और 100 मोल है, 500 मोल है। 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है, तो 100 मोल से 300 रिएक्ट करेगा। तो इसलिए आफ्टर रिएक्शन यहाँ बचेगा 100 मोल की जगह 0 मोल, और यहाँ बच जाएगा 500 मोल माइनस 300 मोल, रिएक्ट कर गया तो 200 मोल बच गया। तो उसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 100 की जगह 0, और यहाँ पर इसका 3 टाइम्स है तो 300 मोल रिएक्ट कर जाएगा, तो बचेगा कितना, 500 माइनस 300, मतलब 200 मोल बच जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर ये जितना मोल होगा उसका डबल है, तो 100 मोल है तो ये वाला बन जाएगा 200 मोल, 200 मोल। अब जैसे 200 मोल आ गया तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे, तो यहाँ पर NH3 का मोलिकुलर वेट निकाला जाए। तो NH3 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो नाइट्रोजन का हो गया 14 और हाइड्रोजन का हो गया 3, तो 17 आ रहा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाए तो आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल बराबर W डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट ऑफ NH3, तो वेट ऑफ NH3 कितना होगा, अमोनिया माने
अमोनिया लिखने से तो ठीक नहीं लग रहा है, मोलिक्यूल लग रहा है, पूरा लिखिए अमोनिया। तो वेट ऑफ अमोनिया हो जाएगा, क्रॉस कीजिए n इंटू एम, तो n कितना है 200 इंटू एम मोलिकुलर वेट, NH3 का कितना आता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 17 नहीं सॉरी 14, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 14, ठीक है, रिलेटिव वेट लिख रहे हैं, एब्सोल्यूट लिखेंगे तो AMU लिखना पड़ेगा, और एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन यह आया 1.003, राउंड में 1 समझिए, तो इसका 3 टाइम्स इसका 14 मिला के 17 हुआ, तो मोलिकुलर वेट NH3 14 प्लस 3 इंटू 1 बराबर 17, तो 17 आया, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 गुना 2 34 हो गया, 34/2, और यही इसके इंटीजर टाइप का क्वेश्चंस में भरना था, तो जो आएगा 3400, ठीक है। और भी पूछ रहा था ग्राम में, इसलिए ग्राम में लिखेगा, गलती से लिख देगा किलोग्राम में तो 3.4 किलोग्राम लिखना होगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर्स हो गया। ये रहता है ग्राम में, ये रहता है ग्राम पर मोल में, और ये रहता है मोल में, यूनिट डायमेंशन से। नहीं तो बिना यूनिट का लिखिए n बराबर W/m, उससे भी एंजॉय कीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। तुम मेरे को NWM में से कोई भी 2 दे दोगे तो तीसरा निकलेगा, ऐसे दिमाग में रखो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इतना सोचना है, और हमेशा क्या कीजिए, मत पढ़िए उसको n, नो। इससे अच्छा रहेगा कि केमिस्ट्री के NCERT बुक, फिजिक्स का NCERT बुक, मैथ्स का NCERT बुक पूरा रीड करना चालू कीजिए, और साथ ही साथ जो रीड करते हो लिख लिख के पढ़िए, और इससे भी अच्छा है थिंक करना चालू कीजिए, मतलब मेडिटेशन में जाइए, उससे नीचे प्राणायाम कीजिए, और उससे नीचे वॉकिंग कीजिए, मतलब आसन नहीं कर सकते हो तो वॉकिंग कीजिए, तब प्राणायाम और तब मेडिटेशन। तो ये क्या हो गया, सीधा समझिए, एक फार्मूला दे रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, खूब समाज के लिए काम करते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले, MLA वाले भी, हमारे बड़े बड़े लोग। तो आप भी समझो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वर्क करता है तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर लगा करके सोचिए कि पहले आप वॉकिंग कीजिए, आप फिर उसके बाद प्राणायाम कीजिए, और इसके बाद मेडिटेशन कीजिए। दुनिया में जितने लोग महान बने हैं ना, वो पहले ये, फिर ये, फिर ये। प्राणवायु 10 प्रकार का होता है ना, वो कैसे डेवलप किया जाता है, उससे फायदा क्या होता है, मेडिटेशन से फायदा क्या है, सुबह में 5 बजे बेड छोड़ करके 2 घंटा पैदल चलने से क्या फायदा होता है। तो थ्योरी जानने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली उसको आजमाइए और देखिए कि करिश्मा हो जाता है कि नहीं, जादू हो जाता है कि नहीं। अब ये 3 काम कीजिए, पढ़िए ना पढ़िए, IIT में क्वालिफाई कर जाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मेहनत कीजिए और मेडिटेशन में जाइए और थिंक कीजिए, रिसर्च कीजिए, सोचिए। जैसे मैंने जो अपनी सोच थी, आपका एग्जाम है JEE मेन का, मैंने अपना मन से सोच यहाँ पर आयनिक यूनियन का भी डाल दिया, यहाँ पर मैंने मोल का सेट का भी डाल दिया, और एक मेथड से जिसको बोलते हैं मिली मोल मेथड से बनाया। आप ट्राई कीजिए इसको, मिली इक्विवेलेंट से ट्राई कीजिए, ग्रेविमेट्री से ट्राई कीजिए, फैक्टर लेवल मेथड से, और भी कोई मेथड आपको रिसर्च होता तो करिए। इतने चीज मैंने दिया हाईलाइट में, पता चलेगा एग्जाम में जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ये मेरा एक वीडियो भले ही बड़ा हो गया, इसमें से ही दिखेगा 2 या 3 क्वेश्चन, तो आप इसमें एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पूरा दुनिया में फैला दीजिए, और देखिए आपके लेवल बढ़ते हैं कि नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर इसके बाद